एक अजीब सी कल्पना करते हैं आज। मतलब सोचिए ज़रा, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और फार्मूला 1 रेसिंग का शौक रखने वाली और 250 करोड़ के बंगले में रहने वाली एक गुमनाम महिला और इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह, इन सब में क्या समानता हो सकती है? पहली बार सुनने में तो ये सवाल एकदम बेदुगा लगता है। मतलब इन तीनों का आपस में क्या ही लेना देना है। बिल्कुल, यही तो बात है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो मानव स्वभाव के बारे में हमारी सारी स्थापित धारणाओं को एकदम चुनौती देने वाला है। हाँ, और आज हमारे पास स्रोतों का जो पुलिंदा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। संजय सीठी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख है जिसका शीर्षक है मृत्यु क्या होती है। और इसके साथ ही हम इतिहास और हॉलीवुड की कुछ कड़वी जीवनियों पर भी बात करेंगे। और साथ ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मशहूर किताब आई टू हैड अ ड्रीम के कुछ पन्ने भी हैं। सही कहा। और हमारा मिशन बस इन अलग अलग लगने वाले स्रोतों को जोड़कर एक उस कड़वे सच की पड़ताल करना है कि कैसे ये समाज, जिसे हम बड़ा सभ्य और आधुनिक मानते हैं, मौका मिलने पर किसी मानसिक हत्यारे या कहें कि मेंटल मर्डरर की तरह बर्ताव करने लगता है। ये एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाला विषय है। मतलब हम हमेशा ये मानकर चलते ना कि सभ्यता के विकास के साथ साथ इंसान के भीतर की जो क्रूरता है वो कम हुई है। हाँ बिल्कुल, हम तो यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया बुनियादी तौर पर अच्छी है और लोग संकट के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जिन स्रोतों का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस सभ्य समाज के चेहरे से लिटरली मुखौटा नोच लेते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। वो हमें दिखाते हैं कि जब किसी इंसान के पास सत्ता, पैसा, शोहरत या उपयोगिता नहीं रह जाती तो यही तथाकथित अच्छी दुनिया उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। ये सफलता के भ्रम का एक बहुत ही वास्तविक आईना है। तो शुरुआत करते हैं संजय सेठी के लेख के उस मूल तर्क से, जो सीधे तौर पे एक तुलना करता है। मतलब लेख में बाकायदा उन क्रूर तानाशाहों की एक सूची दी गई है जिन्होंने इतिहास को खून से रंगा है। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से लेकर रूस के जोसेफ स्टालिन तक, फिर चीन के माओ त्से-तुंग, कंबोडिया के पोल पॉट, इटली के मुसोलिनी और इराक के सद्दाम हुसैन, ईदी अमीन, मुअम्मर गद्दाफी, पिनोशे और किम इल सुंग। बाप रे, ये तो बहुत लंबी और खौफनाक लिस्ट है ना? हम सब इतिहास की किताबों में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने सत्ता के नशे में क्या क्या किया। लेकिन लेखक ने जो छलांग लगाई है ना, वो मुझे थोड़ी असहज करती है। उनका कहना है कि इन तानाशाहों ने तो सिर्फ लोगों के शरीर मारे थे, लेकिन आज का ये पूरा मानव संसार जिसमें हमारी सरकारें, उद्योगपति, डॉक्टर, रिश्तेदार, परिवार और अज़दोस्त तक शामिल हैं, वो सब एक मानसिक हत्यारे हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना है। मतलब हिटलर ने गैस चेम्बर बनवाए थे और एक आम इंसान जो अपने दिवालिया हो चुके दोस्त से बस बात करना बंद कर देता है, उसे इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों के बराबर खड़ा करना क्या ये बहुत बड़ा एग्जैजरेशन नहीं है? सतही तौर पर देखने में तो ये बिल्कुल एक अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन लगती है, लेकिन अगर हम लेखक के नजरिए से इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझे ना, तो बात कुछ और ही निकल कर आती है। अच्छा, वो कैसे? देखो, लेखक यहाँ हत्या के स्केल या पैमाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस तानाशाही मानसिकता की बात कर रहे हैं जो ताकत के असंतुलन से पैदा होती है। मतलब तानाशाही का मूल आधार क्या है? पूरा कंट्रोल और सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाना, शायद। बिल्कुल, पूर्ण नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या उसका सारा धन खत्म हो जाता है, तो उसके आसपास के लोग जिन्हें वो अपना शुभचिंतक मानता था, अचानक उस पर अपनी शर्तें थोपने लगते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। उसे लावारिस छोड़ देना, उसके वजूद को नकार देना, ये सब उसकी सामाजिक और मानसिक हत्या ही तो है। लेखक का ये कहना है कि दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, मौका और ताकत मिलने पर तानाशाह बन सकता है। समय खराब होने पर एक गरीब इंसान दूसरे अमीर तानाशाह का शिकार बन जाता है। हत्या के तरीके बस बदल गए हैं यार। मतलब अब शरीर नहीं, इंसान का आत्मविश्वास और उसकी गरिमा मारी जाती है। बिल्कुल सही। ये तो कुछ मुझे म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा लग रहा है। मतलब जब तक संगीत बज रहा है, जब तक किसी के पास पैसा है, शोहरत है, रुतबा है, तब तक पूरा समाज उसके इर्द गिर्द नाच रहा है। हाँ, सब तालियां बजा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो संगीत रुकता है, किस्मत का पहिया घूमता है, तो यही समाज बड़ी बेरहमी से वो कुर्सी खींच लेता है। मतलब धड़ाम से इंसान नीचे।
बिल्कुल। या फिर इसे एक वेंडिंग मशीन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। वेंडिंग मशीन? हाँ, समाज की याददाश्त एक वेंडिंग मशीन जैसी ही तो है। जब तक कोई इंसान उस मशीन में मनोरंजन, पैसा या उपयोगिता का सिक्का डालता रहता है, उसे बदले में सम्मान और तालियां मिलती हैं। लेकिन जिस दिन सिक्के खत्म हो जाते हैं, मशीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल तक उस इंसान ने कितने सिक्के डाले थे। वो मशीन पूरी तरह से निर्जीव हो जाती है। ओहो, ये वेंडिंग मशीन वाला उदाहरण तो सच में बहुत सटीक है। मतलब इंसान की कीमत बस उसकी उपयोगिता से तय होने लगी है। एकदम। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें ग्लैमर की दुनिया मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड और खेल जगत के ऐसे वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं। हाँ, और वो उदाहरण सच में दिल दहला देने वाले हैं। अगर हम बॉलीवुड की ही बात करें, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को कौन नहीं जानता। बिल्कुल, अपने समय की सबसे महान अभिनेत्री थी। अपार शोहरत, बेहिसाब संपत्ति। लेकिन जब पतन शुरू हुआ ना, वैवाहिक जीवन में तनाव आया, शराब की लत लगी, तो अंत कैसा हुआ? स्रोतों के अनुसार अंतिम समय में उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, लिवर सिरोसिस से उनका निधन हुआ और वो लगभग एक लावारिस जैसी हालत में दुनिया से गईं। और विमी का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म हमराज से रातों रात इतनी बड़ी स्टार बनी कि B.R. चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर्स उनके साथ काम करते थे। लेकिन फिर काम मिलना बंद हुआ और घोर आर्थिक तंगी आ गई। और पता है, उनकी मृत्यु इतनी गुमनामी में हुई कि उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए एक ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। और A.K. हंगल साहब का केस भी तो ऐसा ही था। हाँ, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, काम मिलना बंद हुआ, तो इलाज के पैसे नहीं थे। हॉलीवुड का इतिहास भी इसी क्रूरता से भरा हुआ है। मतलब हेडी लेमार को ही देख लीजिए। वो केवल हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक नहीं थी, बल्कि आज जिस वाईफाई और ब्लूटूथ तकनीक पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है, वो उसकी सह आविष्कारक थी। सच ने? विज्ञान और कला दोनों में इतना बड़ा योगदान? बिल्कुल। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद जीवन के अंतिम 10 से 20 साल उन्होंने बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटकर गुमनामी और तंगी में बिताए। मरते वक्त उनके पास कोई नहीं था। हे भगवान। और वेरोनिका लेक का केस भी यही कहानी दोहराता है। 1940 के दशक में वो इतनी बड़ी स्टार थी कि पूरी दुनिया की लड़कियां उनका हेयर स्टाइल कॉपी करती थी। लेकिन करियर खत्म होने के बाद क्या हुआ? वो एक होटल में वेटर और बारमेड का काम करने पर मजबूर हुई और मृत्यु के बाद उनके शव का कोई वारिस तक नहीं था। यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब इन लोगों के लाखों करोड़ों प्रशंसक थे, लोग इनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते थे। तो क्या शोहरत इंसान को एक झूठा भ्रम दे देती है कि वो सुरक्षित है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को कल तक लाखों लोग पूजते थे, आज उसे सड़क से उठाने वाला कोई एक व्यक्ति भी नहीं है? क्या ये भीड़ केवल आपके उस सक्सेसफुल वर्जन से प्यार करती है? देखो, मनोविज्ञान में ना एक अवधारणा है जिसे फेयर वर्ल्ड फैलेसी या न्याय संगत दुनिया का भ्रम कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? आम इंसान ये मानना चाहता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो न्याय संगत है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। जब कोई बहुत सफल इंसान अचानक गिरता है ना, तो ये आम लोगों के भीतर असुरक्षा पैदा कर देता है। मतलब उन्हें डर लगने लगता है। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि अगर इतने बड़े स्टार के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम आम लोगों का क्या होगा? इस डर से बचने के लिए समाज उस गिरे हुए व्यक्ति से सहानुभूति रखने के बजाय उसी पर दोष मढ़ना शुरू कर देता है। ओहो, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग? हाँ, लोग खुद को समझाते हैं कि उसने जरूर शराब पी होगी, उसने पैसे बर्बाद किए होंगे, ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। समाज केवल तब तक साथ देता है जब तक कोई उसे मनोरंजन दे रहा है। जब कोई खुद एक ट्रेजेडी बन जाता है, तो लोग अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो बहुत ही स्वार्थी रवैया है ना? खेल जगत में गैरिंचा का उदाहरण इसका बहुत सटीक प्रमाण है। हाँ, गैरिंचा। पेले के साथ मिलकर उस इंसान ने ब्राजील को 2-2 वर्ल्ड कप जिताए। 1958 और 62 में पूरी दुनिया उन्हें द जॉय ऑफ द पीपल यानी लोगों की खुशी कहती थी। लेकिन जब विवादों ने घेरा, तो वो इंसान पूरी तरह कंगाल हो गया। एक सरकारी अस्पताल में लिवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हुई। जो इंसान लोगों की खुशी था, वो खुद गुमनामी में मर गया। और मोहम्मद अली जैसे महान बॉक्सर को भी मत भूलिए। हालांकि वो लावारिस नहीं मरे, लेकिन पार्किंसंस बीमारी के कारण उनके जीवन के अंतिम 20 साल भयंकर कष्ट और दुनिया से अलगाव में ही बीते। हाँ, ये भी सच है। या फिर
फुटबॉल मैनेजर बेला गटमन ले लीजिए, जिन्होंने बेनफिका को 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाया, लेकिन अंतिम वर्ष गरीबी में गुजारे। इन सब में एक ही पैटर्न दिखता है, जब तक आप जीत रहे हैं आप हमारे हैं, और जब हारने लगते हैं तो आप अपने हो जाते हैं। आपकी हार सिर्फ आपकी है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा तार्किक रूप से सोचे ना, तो शायद हम कह सकते हैं कि ग्लैमर और खेल की दुनिया है ही ऐसी। वहाँ इंसान के शरीर, उसकी जवानी और उसकी तत्काल परफॉर्मेंस की कीमत होती है। अगर जवानी ढल गई तो समाज ने उन्हें छोड़ दिया। ये क्रूर तो है, लेकिन समझ में आता है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने समाज को ऐसी चीजें दी जो कभी पुरानी नहीं पड़ती? मेरा मतलब है महान बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और कलाकार। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर सुंदरता ढलने पर हॉलीवुड अपने सितारों को छोड़ देता है, तो हम उन वैज्ञानिकों को क्यों छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें बिजली दी? उनके योगदान की चमक तो कभी कम नहीं होती ना। ये इस चर्चा का सबसे गहरा और परेशान करने वाला मोड़ है। सच कहूं तो कला और विज्ञान की दुनिया में भी समाज का रवैया बिल्कुल नहीं बदलता। सच में? हाँ, जोहान्स वर्मीर को देखिए, जिनकी पेंटिंग गर्ल विद द पर्ल इयरिंग आज दुनिया की सबसे मशहूर और बेशकीमती कलाकृतियों में से एक है। वो भारी कर्ज में मरे थे। उनकी पत्नी को कर्जदारों से बचने के लिए उनकी पेंटिंग्स कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ी। अरे बाप रे। और विंसेंट वैन गॉग, जिनकी पेंटिंग्स आज अरबों रुपए में नीलाम होती हैं, जीवन भर मानसिक बीमारी, घोर गरीबी और समाज के तिरस्कार से जूझते रहे और अंततः आत्महत्या कर ली। ये तो बहुत दुखद है। फ्रांस काफ्का, जिनकी रचनाएं आज महानतम साहित्य मानी जाती हैं, टीबी की बीमारी में गुमनामी में मरे। ऑस्कर वाइल्ड, जो लंदन के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान लेखक थे, समाज द्वारा बहिष्कृत होकर पेरिस के एक सस्ते और सीलन भरे होटल में मरे। और विज्ञान व व्यापार की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है यार। निकोला टेस्ला को ही ले लो, जो आधुनिक एसी करंट के जनक हैं। जिस इंसान के दिमाग से निकली तकनीक पर आज पूरी दुनिया जगमगा रही है, उसने अपने जीवन के अंतिम 10-15 साल एक होटल के कमरे में भयंकर तंगी और एकांत में काटे। बिल्कुल। थॉमस मिजली जूनियर, जिन्होंने लेड पेट्रोल और सीएफसी का आविष्कार किया, अपने ही आविष्कारों के दुष्प्रभावों से बिस्तर पर मरे। स्कॉटिश बिजनेसमैन डोनाल्ड एलन हो या डच राजकुमार एडवर्ड वैन द फ्लेन, सबका अंत गरीबी में हुआ। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इनमें से कई लोगों ने खराब वित्तीय फैसले लिए थे या वे ड्रग्स और शराब की लत का शिकार हुए। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इसके लिए पूरी तरह समाज को दोष देना सही है? ये सवाल तो उठेगा ही। मतलब क्या उनके पतन में उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? टेस्ला अपने अजीबोगरीब स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वैन गॉग मानसिक रूप से अस्थिर थे। क्या हम समाज से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर किसी की गलतियों का बोझ उठाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक प्रतिवाद है। इंसान के अपने फैसले निश्चित रूप से उसके पतन में भूमिका निभाते हैं। लेखक भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों ने गलतियां की, लेकिन यहाँ बहस व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाम सामाजिक क्रूरता की है। अच्छा। समाज का जो रवैया है ना, वो एक निर्मम एक्सट्रैक्टर जैसा है। समाज टेस्ला से उसकी बिजली ले लेता है, वैन गॉग से उसकी कला ले लेता है, और जैसे ही उन इंसानों का मेंटेनेंस कॉस्ट या उनके नखरे उनके उत्पादन से ज्यादा हो जाते हैं, समाज उन्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देता है। ओहो, ये बहुत गहरी बात कह दी आपने। लेखक का दर्द इस बात को लेकर है कि सजा और अपराध के बीच का असंतुलन बहुत भयानक है। एक आम इंसान की एक गलती के लिए, चाहे वो शराब की लत हो या गलत वित्तीय फैसला, समाज उसे इस तरह बहिष्कृत कर देता है जैसे उसने कोई नरसंहार किया हो। हाँ, मतलब एक गलती और आप सीधे सड़क पर। बिल्कुल। ये वो जगह है जहां समाज का हर तथाकथित अच्छा इंसान एक मानसिक तानाशाह बन जाता है। वो अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को इस्तेमाल करता है और फिर त्याग देता है। इसका मतलब है कि समाज की जो सशर्त सहानुभूति है, वो सिर्फ इतिहास या कला तक सीमित नहीं है। लेख में आज के समय का, मतलब बिल्कुल हालिया सालों का, 2021 से 2026 का एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जो इस बात को साबित करता है कि ये मानसिक तानाशाही हमारे आसपास ही मौजूद है। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही आंखें खोलने वाला है। 2021 में एक महिला 250 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले में रहती थी। उसके 2 बेटे थे जो फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लेते थे, जिसकी फीस ही करोड़ों में होती है। पति का अरबों का कारोबारी साम्राज्य था। ये तो सत्ता और पैसे के चरम का उदाहरण है, एकदम पीक। और फिर सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
मात्र 5 साल बाद 2026 में वो 70 साल की महिला एक अनाथ आश्रम में रहने को मजबूर है। अरबों का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। पति और दोनों बेटे अलग अलग शहरों में किराए के कमरों में रहकर मामूली नौकरी कर रहे हैं और उनका खर्च तक नहीं उठा सकते। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है ना, वो ये है कि इन 5 सालों में उस अनाथ आश्रम में उस महिला से मिलने कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं आया। जब वो 250 करोड़ के बंगले में पार्टी देती होंगी तो सैकड़ों लोग उन्हें घेर कर खड़े रहते होंगे। वो सब लोग कहाँ गायब हो गए यार? वो लोग गायब नहीं हुए, वो बस अब किसी और के बंगले में पार्टी कर रहे हैं। बाप रे। यही वो कड़वा सत्य है। ताकत केवल ताकत को पहचानती है। जब शक्ति क्षीण होती है तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। और अगर ये बात एक कारोबारी परिवार के लिए सच है ना, तो राजनीति की दुनिया में तो ये और भी भयानक रूप ले लेती है। हाँ, राजनीति तो वैसे भी शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। बिल्कुल। स्रोतों में भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की मशहूर आत्मकथा I too had a dream का एक बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है। हाँ, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल का प्रसंग। ये हिस्सा इतिहास का वो काला पन्ना है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। मणिबेन कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, सांसद रहीं और जीवन भर अपने पिता के साथ एक साये की तरह रहीं। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बेटी होने के बावजूद वो बेहद सादगी से रहती थीं, सूत काटती थीं और अपनी ईमानदारी के लिए पूरे देश में जानी जाती थीं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं ना, वो सीधे तौर पर वर्गीज कुरियन की किताब से ली गई है। हाँ बिल्कुल। इसमें किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध शामिल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सत्ता के चरित्र का एक दस्तावेजीकरण है। किताब के अनुसार जब सरदार पटेल का निधन हुआ तो मणिबेन पूरी तरह से अकेली पड़ गई और उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कुरियन लिखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद जब मणिबेन अपना एक सूटकेस और पिता की एक किताब लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने गईं, तो नेहरू जी ने उनसे उनका हाल तक नहीं पूछा। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि देश के इतने बड़े नेता की बेटी अब अपना गुजारा कैसे करेगी या उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। सच में किताब में ये साफ लिखा है कि मणिबेन को उम्मीद थी कि कम से कम उनके पिता के योगदान को देखते हुए कुछ सम्मान या मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो उस समय के शीर्ष नेतृत्व के बीच के तनावपूर्ण रिश्तों की भी गवाही देता है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। उस किताब के मुताबिक पूरी कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी का क्या हुआ। अंततः उन्हें घनश्याम दास बिरला के परिवार ने अपने यहाँ रहने की जगह दी, लेकिन वो व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो अहमदाबाद में अपने एक कजन के घर चली गईं। उनका शेष जीवन और अंतिम समय इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि समाज की याददाश्त कितनी कमजोर होती है। उन्होंने अपना बाकी जीवन बसों में और ट्रेनों के 3rd क्लास डिब्बों में सफर करते हुए बिताया। उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। भारत का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की बेटी अहमदाबाद की सड़कों पर बिना सहारे के चलती थी, ठोकर खाकर गिर जाती थी और सड़क पर कोई आम इंसान उन्हें उठाने वाला तक नहीं होता था। सच में बहुत दुखद है। और जब वो बिल्कुल मृत्यु के करीब थी, अस्पताल में थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल केवल एक फोटोग्राफर को लेकर उनके पास गए। उन्होंने मणिबेन के साथ एक तस्वीर खिंचवाई ताकि अगले दिन अखबारों में ये छप सके कि सरकार उनकी कितनी देखभाल कर रही है। PR स्टंट। बिल्कुल, जबकि हकीकत में उनकी कोई मदद नहीं की गई थी। सत्ता ने उनके आखिरी पलों को भी केवल अपने PR और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इन सभी अलग अलग लगने वाली कहानियों को एक साथ एक धागे में पिरोकर देखें ना, चाहे वो हॉलीवुड की कोई बड़ी स्टार हो, दुनिया को रोशन करने वाला वैज्ञानिक हो, 250 करोड़ की मालकिन हो या फिर किसी राष्ट्र निर्माता की बेटी, संजय सेठी का ये लेख हमें एक बहुत ही भयानक और पारदर्शी आईना दिखाता है। ये समाज किसी का सगा नहीं है। इसकी संवेदनाएं, इसके रिश्ते, इसकी याददाश्त केवल और केवल सफलता, रुतबे और उपयोगिता के तराजू पर तौली जाती है। जब तक आप वजनदार हैं, समाज आपके सामने नतमस्तक है। और जैसे ही आपका पलड़ा हल्का होता है, ये समाज आपको बड़ी खामोशी से मार देता है। एकदम सही। यही वो मानसिक हत्या है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था।
अगर सरदार पटेल की बेटी को अपने देश की सड़कों पर लावारिस ठोकर खानी पड़ सकती है, तो फिर इस समाज में एक आम इंसान के लिए क्या ही उम्मीद बचती है। क्या बात है। ये पूरी चर्चा हमें उसी सवाल पे वापस ले आती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तानाशाह सिर्फ वो नहीं है जो सेना लेकर किसी देश पे हमला करता है। तानाशाह एक मानसिकता है जो हर उस इंसान के अंदर सो रही है जो सत्ता और ताकत के नशे में किसी कमजोर को नजरअंदाज करता है या उसे कुचलता है। हमारा अपना समाज ही सबसे बड़ा तानाशाह है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आंखें खोलने के लिए है। ये हमें हमारे अपने जीवन, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे रिश्तों को एक बिल्कुल अलग और यथार्थवादी नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहन अध्ययन और इस लंबी यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। अगर समाज की ये तालियां इतनी खोखली हैं और लोगों की वफादारी केवल बैंक बैलेंस या कुर्सी तक ही सीमित है, तो क्या हमें अपना पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा और अपने असली रिश्ते इस समाज की नज़रों में एक सफल इंसान बनने की अंधी दौड़ में दांव पर लगा देने चाहिए? या फिर सच्ची सुरक्षा, असली शांति और जीवन का वास्तविक अर्थ बाहर की इन खोखली तालियों में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, परंतु आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स में कुछ लिखते हैं, ना शेयर करते हैं। इसीलिए प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू संजय सेठी। मैं अपने वीडियो जीवन के, मानवीय जीवन के सत्य पर आधारित जो घटनाएं होती है उन पर बनाता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल संजय सेठिया वर्ल्ड मनी।